हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। और ये न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और इज द सेंटर ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉ है तो आप देखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। नाउ इससे पहले हमने पढ़ा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर तो एफ नेट दैट इज़ द नेट फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो हो तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है। यानी अगर किसी नेट फोर्स ऑन मासेस पे जीरो हो तो या तो वो मास स्टेशनरी रहेंगे अगर वो स्टेशनरी हैं, यानी दे विल बी एट रेस्ट, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दे विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मासेस। सो इस तरह से न्यूटन ने हमें फर्स्ट लॉ से फोर्स से इंट्रोड्यूस कराया था ना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो एफ नेट जीरो नहीं हो तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए सपोज आई हैव गॉट मास और सिस्टम ऑफ मासेस और जिसमें इट इज सब्जेक्टेड टू मान लीजिए फोर्सेस है से F1, F2, F3, F4। ओके, तो जनरली हमने देखा है कि अगर इसका नेट फोर्स F नेट अगर जीरो नहीं हो, F नेट अगर जीरो नहीं हो तो सिस्टम विल एक्सेलरेट, देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। सो न्यूटन ने सोचा कि फोर्स और एक्सेलरेशन में देयर शुड बी सम रिलेशन। और आप इमेजिन करिए, मान लीजिए अगर एक स्मूथ सरफेस में लेता हूँ से वे फ्रिक्शनलेस सरफेस, और इस पर मैं एक आइस का ब्लॉक रखता हूँ से 1 kg, और अगर मैं फोर्स F लगाता हूँ तो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ओके, और अगर मान लीजिए अब मैं फोर्स को डबल कर देता हूँ। अगर मैं मास वही रहता है और फोर्स को मैं 2F कर देता हूँ तो मैं क्या नोटिस करता हूँ कि एक्सेलरेशन विल बिकम डबल। ओके, इसी तरह से मैंने अगर फोर्स को ट्रिपल कर दिया तो एक्सेलरेशन विल बिकम ट्रिपल। सो व्हाट न्यूटन कैलकुलेट कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर एफ नेट इज नॉट जीरो is proportionate to net force acting on the object. This was one conclusion. अब और इमेजिन करिए, मान लीजिए सपोज मैंने इस बार इसको मास को डबल कर दिया, दैट मीन्स आई केप्ट 1 more kg हियर, और सेम फोर्स F लगाया, तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन हाफ हो गया, से इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूं तो आप देखेंगे ये 1/3 हो जाएगा। So what Newton concluded कि acceleration is also inversely proportionate to mass of the object. So ये these are his observation, और इसको मैं अगर दोनों को combine करूँ तो what I can write कि acceleration is proportionate to F net divided by mass of the system. और न्यूटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो एवरी टाइम ही फाउंड कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था वो उसको हमेशा 1 मिला। दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एफ नेट डिवाइड बाई m, और अगर k इज इक्वल टू 1 तो एक्सेलरेशन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या मुझे इक्वेशन मिलेगी, एफ नेट विल बी इक्वल टू ma। ओके, दिस इज द इक्वेशन, अ रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन अगर एफ नेट इज नॉट जीरो तो न्यूटन ने कंक्लूड किया। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, और आप इसमें देखते हैं कि क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर सो फोर्स आल्सो विल बी अ वेक्टर। ओके, और अगर मैं इसमें यूनिट निकालना चाहूँ इसको तो फॉर ए यूनिट, अगर 1 यूनिट ऑफ फोर्स will be equal to 1 kg and 1 meter per second square.
स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम न्यूटन कहते हैं. सो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये आपकी फोर्स की मेजरमेंट की डेफिनेशन होगी. 1 न्यूटन इज दैट फोर्स जो 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे. देन वी कॉल दैट फोर्स एज ए 1 न्यूटन. सो इससे हमको फोर्स को मेज़र करने का एक साधन मिल गया. देखिए अब आपको ये एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने की है कि दिस इज़ अ नेट फोर्स. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे थिंक दैट F इज इक्वल टू एम ए. किसी को पूछता हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो वो बोलते हैं F इज इक्वल टू एम ए. इट इज़ नॉट F1 इज इक्वल टू एम इंटू ए. इट इज़ द F नेट. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. दिस इज द नेट मतलब टोटल फोर्स. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो एक तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है. इसको मैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए ये तो है वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस ओके विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस. और मान लीजिए हम जनरली 2 ही एक्सिस काम लेते हैं. सो सम ऑफ द फोर्सेस इन वाई एक्सिस Fy will be equal to m into acceleration Ay. This can be the component equation. और ये हमें बहुत हेल्प करेगी. आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से we use these as a for in our calculation. So मेरे को फोर्स को नापने का एक तो ये वेक्टर फॉर्म है, तो ये इक्वेशन मिल गया. दैट मीन्स अगर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर पता है तो आप मास से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द नेट फोर्स. और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड में मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को एफ नेट का मैग्नीट्यूड दिया है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. और जनरली जूनियर क्लास में यही आपको क्वेश्चन में मिलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, जस्ट मल्टीप्लाई उसको मास से करेंगे तो आपको एफ नेट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो दिस वाज द न्यूटन का मेन सेकेंड लॉ है. सेकेंड लॉ से प्रिंसिपल निकला है. और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास इज द substance in that particular it is substance in that particular object. और इसका यूनिट क्या होगा, विल बी केजी. और एम के सिस्टम में जो केजी ग्राम और जो एम के सिस्टम में वेट का जो मास का जो यूनिट होता है वो. एंड इट इज मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर. ओके. और जब वेट में आता हूँ मैं, तो वेट का फ़र्क जो फिजिक्स की क्लास में और आउटसाइड फिजिक्स की क्लास में फ़र्क है. जब मैं आउटसाइड आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर वेट, आप कहेंगे 50 kg 60 kg. सो एक्चुअली दैट इज़ योर मास. इनफैक्ट मुझे पूछना चाहिए व्हाट इज़ योर मास, बट हम जनरली क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ योर वेट. सो आप बताते हैं कि मास दैट इज़ 50-60 kg. बट फिजिक्स की क्लास में वेट का मतलब होता है इट इज़ ए फोर्स. इट इज़ ए फोर्स. It is a force on the object, the gravitational force on the object. Okay, so this is a vector quantity. This is a vector quantity. और जो फोर्स का यूनिट है, दैट मीन्स फोर्स का जो यूनिट है वो इसका यूनिट होगा, दैट इज सो मच ऑफ न्यूटन और लाइक दैट. सो दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो अगर मैं फिजिक्स की क्लास में क्या कहेंगे हम, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और जैसे मान लिया हम जनरली क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, तो आप क्या करते हो, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या बताते हो, एफ जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये लिखते हो आप. फिर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ये आपको जी भी कहाँ से मिलता है ये रिलेशन आपको कहाँ से मिलता है, ये न्यूटन के लॉ से मिलता है. क्योंकि अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस हैं, देयर इज वन फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. ओके. सो और उसका अगर m मास है
और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। दैट इज व्हाट यू यूज इट बाय दिस, वो भी आपको इस फॉर्मूले से मिलता है जनरली जो आप लिखते हैं F इज इक्वल टू एम जी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। और जब न्यूटन मोशन के ऊपर स्टडी कर रहा था तो उसने एक्सटेंसिवली स्टडी किया था ग्रेविटेशन के ऊपर भी, और ग्रेविटेशन के ऊपर भी जब उसने स्टडी किया था तो आपको ध्यान होगा कि उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स में दो मास आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए देयर आर टू ऑब्जेक्ट, these are m1 and m2, और यहाँ पे they are at a distance of r। ओके, तो न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया था कि Fg जो इसके बीच में ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में एनी टू मासेस विल अट्रैक्ट हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू ऑपोजिट टू दिस माइनस Fg। ओके, एंड दिस Fg is given by is proportionate to, rather it is proportionate to product of the mass and distance square। ओके, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर, और g की वैल्यू इज आई थिंक 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square second square। Okay, so this is the constant value of the G। Okay, so this is the force between the two masses having mass m1 and m2। ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था। और अगर मैं इस लॉ को अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए कि ये बिकॉज ड्यू टू अर्थ है, दिस इज ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ है। इफ दिस इज अर्थ एंड मान लीजिए अर्थ का मास em है, तो बाय दिस रूल वो Fg क्या हो जाएगा, Fg विल बी इक्वल टू g me मास ऑफ द अर्थ इनटू m बाई r स्क्वायर। ओके, सो मान लिए अगर मेरी जो पहले वाली इक्वेशन थी, दैट मीन्स व्हाट वाज दैट, Fg इज इक्वल टू m इंटू a, और mg ये वाली mg, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, सो बोथ आर द सेम फोर्सेस। तो मैं अगर राइट हैंड साइड कंपेयर करूं तो मैं क्या देखता हूं, g इज इक्वल टू दैट मीन्स इट विल बी द me विल बी इक्वल टू g into me by r square। This is how you can work out gravitational acceleration। ओके, तो ये इक्वेशन भी कई दफ़े आपको MCQ आ जाती है, क्वेश्चन दे देते हैं कि सपोज इफ आई गो ऑन अ प्लैनेट वेयर मास इज 2 times or 3 times दैट ऑफ द अर्थ, और रेडियस भी मान लिए 2 गुना या 3 गुना है, तो वो पूछता है कि उसके सरफेस पे जो g की वैल्यू है उसको अर्थ पे जो g की वैल्यू है उससे कंपेयर करो, वो कितने गुना है, ज़्यादा है या कम है। तो आप इसको यू कैन पुट, अगर 2 डबल है मास तो 2me रख के, रेडियस अगर डबल है तो 2r रख के यू जस्ट डिवाइड इट एंड फाइंड आउट द रेशियो। इस तरह के कई दफ़े मैंने MCQ देखे हैं रिलेटेड टू द gravitational field। Now this gravitational field is मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था, is very small, it is the lowest among all the 4 field जो डिस्टेंस फोर्स एट ए डिस्टेंस में हमने देखे थे। ओके, तो आप सोचते होंगे कि ये जो अट्रैक्शन है, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं बट यू डोंट फील अट्रैक्टेड, डू यू फील अट्रैक्टेड? इमोशनली हो सकता है बट फिजिकली यू डोंट फील अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि एक तो यू आर सब्जेक्टेड टू मैनी अदर फोर्सेस, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
आपको वो फील्ड प्रेशर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्शन रिएक्शन, कई प्रेशर है, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज़ अ वेरी वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। इसको आप कैसे जज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप एक बैलून लें, उसको फुलाइए, फुलाने के बाद में अगर आप उसको उसको आप रब कर रहे हैं हेयर से सर पे, तो क्या होगा? उसके अंदर चार्ज डेवलप होगा। और उस बैलून को अगर आप यहाँ लाते हैं, ये हम आपको इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, बैलून को अगर आप यहाँ लाते हैं दीवार पे, तो आप देखते हैं कि वो स्टिक हो जाता है दीवार पे। दैट मीन्स इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? इसके ऊपर भी mg एक्ट कर रहा है, बट दिस mg इतना भी नहीं है कि वो इसको गिरा दे, जबकि ये बहुत ही वेरी स्मॉल फोर्स है, नेग्लिजिबल। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द टू मासेस। हाँ, जब मास बड़ा हो जाएगा तो फोर्स थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो दिस फोर्स इज एप्लीकेबल इवन इन स्पेस। सो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उसके अंदर उनको भी ये लगता है, बट नेचुरली बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू 1/r²। एक ये भी बात आपको नोट करने की थी, अगर आप देखो जी यहाँ पे, सो जी इज़ नॉट कांस्टेंट, जी वेरी एज 1/r²। सो दैट मीन्स अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊँ किसी हिल पे, सो जी विल बी लेस। इफ आई गो ऑन मून, तो उसमें वहाँ पे जी विल बी मच लेस, ओके, बिकॉज डिस्टेंस इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो कई दफ़े स्मॉल क्वेश्चन आपको इसके ऊपर भी मिल जाते हैं कि व्हेन यू रिड्यूस द आर व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ द जी। सो वो आप इस इक्वेशन से दे सकते हैं, ओके। सो जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, बट ऑन एक्चुअली हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे वी टेक g as a constant, and the value which we take g is equal to which is 9.8 meter per second square. Actually इसमें अगर आप सारी values रखें तो you will find this comes to from here, this 9.8 comes from here, from this equation, okay. So अगर मान लीजिए अगर मैं आपको एज इट इज स्पेस में ले जाऊँ, ओके, आपको फ्रेंड के साथ में, और मैं वहाँ से हट जाऊँ, बिकॉज अदरवाइज मैं भी आपको इफेक्ट कर सकता हूँ, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू विल गेट पाइल्ड अप, ओके। सो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, यू कैन फील इट इन द स्पेस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ। और अब मैं आपको ये कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर हमारे पास में जब क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आप इसको कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें कि एक फ्री बॉडी डायग्राम FBD, सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट आप क्या करते हो कि उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हो, और उस पॉइंट मास पे आप पुट ऑल द फोर्सेस जो उस पर एप्लीकेबल है, ओके, एंड देन रिजॉल्व दैट फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो दैट इज कॉल्ड योर फ्री बॉडी डायग्राम, नंबर वन। नंबर टू, आप उसमें क्वेश्चन पढ़ के पता लगाएं कि वेदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट मूविंग। इफ इट इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स क्या कंडीशन हो सकती है? दैट मीन्स उस पर एफ नेट इज इक्वल टू 0। इफ इट इज नॉट मूविंग मतलब एफ नेट इज 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 0, ओके। और ऐसे केसेस में एफ नेट इज 0, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप मैंने जो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि एफ नेट इज 0, दैट मीन्स जो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्सिस के राइट साइड के कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट साइड के कंपोनेंट, ओके। सो यू कैन राइट दैट द सम ऑफ एफ एक्स इन राइट side should be equal to sum of fx in left side, okay. So this is what you can use it. अगर मान लिया f net 0 तो you see that अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो you can use the net force is 0. And similar thing apply in the y-axis also. You can put y-axis, sum of forces in the upside is equal to sum of the forces in the downside. और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट v, तो उस केस में भी आप देखेंगे क्या? एक्सेलरेशन इज 0, ओके। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में भी आपका एक्सेलरेशन इज 0। और सेकंड केस क्या हो सकता है
when the object is moving, that means F net is not zero. F net is not zero. That means A is there, acceleration is there. तो उस केस में क्या होगा? दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि द mass into acceleration will be equal to the difference of the forces. That means right side and left side. That is difference of higher side forces. Higher side forces minus lower side forces. मतलब कहने का ये है कि जिधर वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से हम कम वैल्यू कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द. सो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ऑन दिस अगर मैं कोशिश करूँ कि सपोज इफ यू आर गिवन दैट देयर इज अ स्लैंडिंग रोड, मान लीजिए एंगल 15 डिग्री है, एंड देयर इज अ कार हियर, और उसका मास मान लीजिए m है. ओके, एंड इट इज कमिंग डाउन विद अ जीरो वेलोसिटी. सो मान लीजिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड ए, एक्सेलरेशन क्या है, तो जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बताया आपको, जो बताया इसका अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे होगा आपका? आप इसको, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, एंड यू विल एज्यूम दिस, इसकी जो कार है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिस मास, द होल ऑफ द मास यू विल कंसिडर एज ए पॉइंट सोर्स. अब इस कार पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है. वन इज ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज वन फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू जी, मास दिया हुआ है. और आप इसमें x एक्सिस आप इसको लीजिए विच इज द स्लोप ऑफ द रोड. तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो देन इस कार के ऊपर देयर विल बी ए नॉर्मल फोर्स एक्टिंग which will be perpendicular to this. So this is your normal force. Okay, so there are only two forces acting. This angle will be theta, this angle will be your theta जो 15 डिग्री मान लिए, और ये भी 15 डिग्री हो गया. So this is your free body diagram actually. अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस. अगर मैं ये करता देखो तो क्या हो जाएगा आपका ये कंपोनेंट, दैट मीन्स यू कैन टेक दिस कंपोनेंट, दैट मीन्स यू कैन टेक वन कंपोनेंट, this will be equal to your mg sin theta. ओके, एंड ये फोर्स है, मान लीजिए ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स. ओके, सो इस फोर्स का ये कंपोनेंट दिस कंपोनेंट विल बी माइनस mg cos थीटा. सो cos थीटा विल बी योर दिस कंपोनेंट. दैट मीन्स एक कंपोनेंट तो आपका ये हो गया, ओके, और एक कंपोनेंट आपका ये हो गया. ओके, दिस हाउ यू रिजॉल्व दिस. दिस इज इक्वल टू माइनस mg cos थीटा, and this is mg sin theta. Okay, now since car is moving here, this side is plus और ये अप साइड इज प्लस, डाउन साइड इज माइनस. सो अगर मैं इसमें न्यूटन का जैसे जनरल फर्स्ट लॉ लगाता हूँ, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट. सो मैं क्या लिखूँगा? सो मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू n प्लस mg. ये तो हो गया आपका इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर फॉर्म में. ओके, दिस विल गिव द टोटल ओवरऑल एक्सेलरेशन. बट अगर मुझे जानना है एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इधर वही इक्वेशन लिखूं कि सम ऑफ द फोर्सेस टुवर्ड्स राइट माइनस सम ऑफ द फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो अगर मैं ये देखूं, m इज द मास, this is I am towards the right of the x-axis, so m into ax will be equal to mg sin theta
mg sin theta माइनस बिकॉज देयर इज जीरो हियर. ओके, सो मैंने वो वाली इक्वेशन यूज़ की है, तो आप देखेंगे यू कैन फाइंड आउट ax इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, और मान लीजिए अगर इसी में अगर उसने दे दिया कि ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 20 मीटर डिस्टेंस है. ओके, एंड वो कहता है कि चलो 20 मीटर डिस्टेंस है, एंड यू फाइंड आउट कुछ भी पैरामीटर, मान लीजिए what you can get is the velocity or the time, let us say time taken to cover this distance. So you know time taken, आप इसमें मोशन की इक्वेशन भी लगा सकते हैं. ओके, जो आपके टर्म आप लिखते हो v इक्वल टू u प्लस at, जो आप जनरली जो यूज़ करते हो, सो यू कैन यूज़ दैट इक्वेशन ऑल्सो. सो आपको पता है और इसके अंदर क्योंकि आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 at स्क्वायर. ओके, ए आपने यहाँ से निकाल लिया, ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पुट हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द डेल्टा एक्स, सॉरी द टाइम टी. ओके, और अगर मान लिया आपको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, तो आपने टाइम टी निकाल लिया है, तो आप अगर मोशन की इक्वेशन यूज़ करके ax multiplied by time t will give you the velocity at this point. So this is how you can use all the by using this concept you can solve most of the problem of your question on the Newton's second law. Okay, so this is all about the Newton's second law, and just to test कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मैं आपको कुछ 2-3 questions देता हूँ. So you go through that questions so that we can discuss next time. So the first question is, if the net force acting on the object is in the positive x direction, will the object move only in x direction? Second question is, will a Newton of gold, one on earth, have a greater value than Newton of gold, one on the moon? That means same amount, same Newton of gold, where it will have more worth. A third is, when two planets, each of surface gravity g and volume v, combine into one planet, will volume 2v will the surface gravity of the planet is 2g. That means अगर दोनों combined हो जाते हैं, 2v है वॉल्यूम, तो क्या उनकी सरफेस ग्रेविटी 2g होगी. Okay, so these are some questions just to test, और next class में we'll discuss. My again to advice, आज जो कुछ भी आपने लेसन पढ़ा उसको नोट डाउन करिए कि क्या नई चीज़ थी जो आपने आज सीखी. आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करिए और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.